हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम बात करने वाले हैं आज से, अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए। तो 11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी 11th में आपको ये मिलेगा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, 16 नहीं, चैप्टर नंबर 17। आरबीएससी के अंदर प्रोबेबली चैप्टर नंबर 23 है ये 12th के अंदर। ठीक है, चलिए। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े उससे पहले अपन कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। दो चीजें हैं, एक मानव श्वसन का जब भी ध्यान आता है तब अपन बोलते हैं कि सांस लेना व छोड़ना, सांस लेना व छोड़ना, यही मानव का श्वसन है, इसी को तो बोलते हैं अपन। ठीक है, लेकिन अगर श्वसन की अपन डिटेल या विस्तृत परिभाषा के ऊपर फोकस करें तो श्वसन का मतलब होता है भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? सांस लेना व छोड़ना क्या है? ये श्वसन का सिर्फ एक हिस्सा है जिसको अपन बोलते हैं संवातन। क्या बोला जाता है? संवातन, या फिर अगर तुम एक शब्द जानते हो कि ब्रीदिंग, हिंदी मीडियम में हो लेकिन इंग्लिश मीडियम का शब्द जरूर ध्यान रखना। श्वसन को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। इसको क्या बोला जा रहा है? ब्रीदिंग। ठीक है, चलिए। तो ब्रीदिंग या संवातन सिर्फ और सिर्फ इसका एक हिस्सा है या स्टेप है। अभी अपन देखेंगे पूरी प्रोसेस। तो फिर संवातन या श्वसन की प्रक्रिया में ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान दो चीजें की जाती है। पहला, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। कुछ तो फायदा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मर्जी के लिए मजे आ रहे हैं कि भाई ये चल रहा है, कुछ तो चल रहा है जीवन में। ठीक है, ये चल रहा है तभी जीवन भी चल रहा है, चल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन जो ग्रहण की जाती है उसको किसके पास भेज दिया जाता है? रक्त के माध्यम से कोशिकाओं के पास, ताकि उसके अंदर क्या हो? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन हो सके। किसके द्वारा? इसी से। ठीक है, दूसरा, क्यों जरूरी है संवातन? ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 छोड़ना या मुक्त की जाती है। ठीक है, क्यों मुक्त की जाती है? क्योंकि CO2 हानिकारक है। तो तुमको लगता था कि ऊर्जा तो खाना खाने से आती है, फिर ये श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का क्या लेना देना? अभी अपन थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, तो ये श्वसन का महत्व क्या है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है जिससे ऊर्जा उत्पादन ली जाती प्रक्रिया होती है, और CO2 छोड़ी जाती है जो कि हानिकारक होती है, अतः उसको शरीर से बाहर निकालना जरूर, नहीं तो कोशिकाओं की मृत्यु होने लगेगी। तो ये तो श्वसन के बारे में बिल्कुल सिंपल। अब देखो कि हम क्यों इसको ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कैसे रिलेट कर। सपोज करो ये तुम्हारा मानव का आहार नाल, ऐसा ही पाइप है, हमारे मुंह से लेकर पूरी बॉडी में फैला हुआ एक पाइप है। हाँ, मुंह से लेकर कहां तक जा रहा है? जहां भी जा रहा है, अंदर क्या क्या है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब है अंदर। सपोज करो ये किसी छोटी आंत का हिस्सा ले लिया अपन ने, और यहां पर भोजन आ रहा है ऐसे बड़े बड़े, ये समोसा, ये गुलाब जामुन, ये प्याज की कचौरी, ऐसा जो भी आ रहा है, रोटी सब्जी, वो सब अंदर जाता है और उनको क्या कर दिया जाता है? टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो ये केवल हुई पाचन की प्रक्रिया, अभी तक ऊर्जा मुक्त नहीं हुई है। भोजन को उसके छोटे अवयवों में तोड़ा है ताकि उनका क्या हो सके? अवशोषण। और अवशोषण होकर वो कहां जाएगा? अवशोषण होकर वो जाएगा रक्तवाहिनी में। किसमें चला जाएगा? रक्तवाहिनी में। तो रक्तवाहिनी में जैसे ही गया है, रक्तवाहिनियां उसको कहां तक लेके जाएंगी? ऊतक के पास। ठीक है, तो भोजन आ गया, ऊतकों में भोजन आ गया। ठीक है, भोजन तो आ गया। अब इस भोजन का ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण करने के लिए क्या आनी चाहिए?
ऑक्सीजन करने के लिए क्या आनी चाहिए? वायु आनी चाहिए। तो वायु कहां से आएगी? वायु हमारे फेफड़ों में या लंग्स में भरी जाती है। तो रक्त वाहिनियां जब फेफड़ों के पास से निकलती है तो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन भी ऊतकों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, वो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। कहने का मतलब इस ऊर्जा उत्पादन में पाचन तंत्र शामिल हुआ, श्वसन तंत्र शामिल हुआ और परिसंचरण तंत्र शामिल हुआ। तो शरीर के अंदर एक से ज्यादा तंत्र मिलकर काम करते। बात समझ में आई? श्वसन के द्वारा किस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन का काम होता है। हाँ, भोजन चाहिए, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा उत्पादन का काम पूरा किसके अंदर आता है? श्वसन की प्रक्रिया के अंदर आता है। ठीक है, तो संवातन की प्रक्रिया लिख लो, सांस लेना व छोड़ने की प्रक्रिया संवातन, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया श्वसन, और ये श्वसन का महत्व है। ठीक है, चलिए इसको नोट करो, फिर आगे अपन बात करते हैं। अब देखो श्वसन की प्रक्रिया के पद। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित है वातावरण के अंदर। ऑक्सीजन कहां पर है? वातावरण में। इस ऑक्सीजन को ग्रहण की जाती है अंतःश्वसन के द्वारा, और ऑक्सीजन कहां पहुंच जाती है? फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों से ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? रक्त में, और रक्त से होती हुई ये किसके पास चली जाएगी? ऊतक में। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करी। ठीक, अब ऑक्सीजन को फेफड़ों में लेने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अंतःश्वसन, जिसको निःश्वसन भी बोला जाता है। ठीक है, ऊतकों के अंदर एक प्रक्रिया होगी जिसको बोला जाएगा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण और ऊर्जा उत्पादन। तो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को बोला जाता है कोशिकीय श्वसन। क्या बोला जाएगा? कोशिकीय श्वसन। उस कोशिकीय श्वसन से क्या मिल जाएगी? ऊर्जा या एटीपी का निर्माण हो जाएगा। अगर उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वायवीय श्वसन, अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो अवायवीय श्वसन हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन की वजह से यहां पर क्या मुक्त होगी? CO2 मुक्त हो जाएगी, और CO2 मुक्त होकर कहां चली जाएगी? रक्त में। क्यों जाएगी उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना, अभी केवल प्रक्रिया ध्यान रखना। अपन आगे बात करेंगे क्यों आखिर ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में आ रही है और रक्त से ऊतकों में जा रही है। क्योंकि ऑक्सीजन जहां ज्यादा होती है वहां से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, वो उसके दाब के अनुसार जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। रक्त से होती हुई कहां चली जाएगी? ये फेफड़ों में, और फेफड़ों से CO2 को कहां भेज दिया जाएगा? वातावरण में। वेरी गुड। ठीक है, ये प्रक्रिया है हमारे पास, बहुत आसान। शरीर इतना मस्त काम कर रहा होता है। ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया वही श्वसन, वही श्वसन। क्लियर? चलिए, तो ये जो हमारे पास टोटल प्रक्रिया हो रही है, इसका केवल ये भाग, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? संवातन या ब्रीदिंग। ठीक है, यहां पर जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों और रक्त में और रक्त के ऊतकों के मध्य, इसको बोला जाता है आंतरिक श्वसन। क्या बोलेंगे? आंतरिक श्वसन। इसको बोल सकते हैं बाह्य श्वसन। और कोशिकाओं में जो हो रहा है उसको बोल दिया जाएगा उत्तकीय श्वसन या कोशिकीय श्वसन, नाम दे दिया जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होती है। तो ये श्वसन के पद है। अपन सबसे पहले संवादन पढ़ेंगे, उसके बाद में गैसों का आदान प्रदान पढ़ेंगे, उसके बाद में गैसों का परिवहन पढ़ेंगे, और एक अलग पूरा चैप्टर है पादप श्वसन के नाम से। पादपों और जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया लगभग सेम है, हल्का सा कहीं पे कोई फर्क आएगा, अदरवाइज पूरी प्रक्रिया सेम। एक और चीज, सभी जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। वो जो भ्रम हमारे छोटी क्लासों में पढ़ा है कि पादप ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, वो कब? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऐसा करते हैं। अदरवाइज नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लो कि सभी जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर? चलिए हटा दे इसको। तुम तो क्या ही बोलोगे कि हटाना है कि नहीं हटाना है, मेरे को तो हटाना ही है। चलो, तो ये सब पद पढ़ेंगे अपन बारी बारी से, लेकिन उससे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र पढ़े उससे पहले कुछ अन्य जीवों के श्वसन अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चैप्टर 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक हमारे मानव श्वसन तंत्र की संरचना और दूसरे फिर श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इधर देखो,
श्वसन अंग और जीव किसके अंदर देखने को मिलते हैं या उदाहरण। तो सबसे पहले तो शरीर की सामान्य सतह, सामान्य सतह से श्वसन करने वाले छोटे जीव जो अपन ने पढ़ा है, स्पंज जो होते हैं, उसके अलावा फिलेंट्रेटा के जीव होते हैं, फिलेंट्रेटा के अलावा चपटे कर्मी या प्लेटी हेलमिंथीज के जो जीव होते हैं उनके अंदर। ये अभी याद कर लो तो अच्छी बात, नहीं तो अपन जंतु जगत पढ़ेंगे, जो खासकर आरबीएसई के बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने 11th में पढ़ चुके हैं। अगर कोई 11th का बच्चा अभी फ्रेशली इसको देख रहा है तो ध्यान रखना क्या हो रहा है। सामान्य सतह। दूसरा, त्वचा से श्वसन करने वाले जीव। त्वचा से श्वसन करने वाले जीवों में सबसे पहला नाम आएगा मेंढक। उसकी शरीर की निचली सतह कैसी होती है, लसलसी सी होती है। इसी तरीके से केंचुआ वो त्वचा से श्वसन करता है। या तीसरे जीव आते हैं कीट, जिनके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, ट्रेकिया तंत्र। कौन सा तंत्र होता है, ट्रेकियल सिस्टम या ट्रेकिया तंत्र। कीट, और कीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कीट कॉकरोच, जिसका पूरा एक चैप्टर है अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, चलिए ट्रेकिया तंत्र के बाद में आ जाएंगे गिल्स या गलफड़े। बच्चों को गलफड़े बोलने में भी अलग ही फील आता है। ठीक है, गिल्स या गलफड़े किसके अंदर, मछली याद रखना, मोलस्का जो पानी में रहते हैं जीव, मोलस्का के जीव। छोटी क्लासों में पढ़ा है इसके बारे में भी, और नीट की तैयारी कर रहे हो तब तो बिल्कुल ही पढ़ लिया है। मोलस्का, मछली, और जल में रहने वाले ऑर्थ्रोपोड, जलीय ऑर्थ्रोपोड। ठीक है, और लास्ट में हो जाते हैं फेफड़े। तो सभी के सभी जो अपने सरीसृप जीव है, रेप्टाइल्स, सभी के सभी पक्षी और एवीज या सभी के सभी स्तनधारी, इन सब के अंदर इस तरीके के फेफड़े। तो फेफड़े कहने का मतलब जो जमीन पर रहने वाले होते हैं, तो ये स्थलीय जीवों में अनुकूलन है एक तरीके का। पानी में रहने वाले जीवों के अंदर गिल्स थे, पर स्थल में आए तो अब उनको श्वसन के लिए एक नए तंत्र की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने उनके अंदर फेफड़ों का निर्माण हुआ। ये स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलन माना जाता है। ठीक, चलिए इनको नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर ये सारी बातें हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और नोट करना जरूरी है। कैसे नोट करना है, वीडियो को रोक कर नोट करना है। ये बात हर वीडियो में बोली जाएगी। तुमको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो भी सुनना है और लिखना भी है। डन, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अपना अगला टॉपिक है, जैसा डायग्राम के अंदर दिख रहा है, क्या है, श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या है तुमको मालूम पड़ ही रहा है। नाक से बात शुरू हो रही है, मतलब बात नाक से शुरू नहीं हो रही है, सब तंत्र नाक से शुरू हो रहा है और बाकी अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या चीजें हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। ये इधर की तरफ क्या कटी हुई, फेफड़ों को चेन से बांधा हुआ है सर, ताकि फेफड़ा ज्यादा फूल के कहीं चला नहीं जाए। नहीं, ये क्या है, पसलियों के कटे हुए किनारे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपन इस तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग है। ये पता नहीं, मैं जब भी बनाता हूँ तो ये मेरे को थोड़ा सा डोकरा दिखता है, हो सकता है आज ठीक ठाक बन गया हो। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे डब्बा खुला नहीं है, नाक सीधा केवल इधर ही खुला हुआ। ठीक है, चलिए तो तंत्र स्टार्ट होता है सबसे बाहर से, जिसका नाम है नासा द्वार। ठीक है, नासा द्वार अंदर की तरफ खुलता है, जिसको बोला जाता है नासा कक्ष। क्या बोला जाएगा, नासा कक्ष या नासा पथ भी बोलते हैं। ठीक है, नासा पथ आगे की तरफ खुलता है, इस भाग को जिसको बोला जाएगा ग्रसनी और नाक का कॉमन भाग या श्वसन तंत्र का भाग, जिसको बोला जाता है नासा ग्रसनी। मतलब ये वो भाग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग है, और इसके अंदर
पाचन तंत्र भी खुल रहा है, मुख गुहा आगे खुल रही है और श्वसन तंत्र भी खुल रहा है। नासाग्रसनी वाला भाग है वो आगे की तरफ खुलता है, किसमें? ट्रैकिया में। किसके द्वारा? कंठ से। कंठ। और कंठ के ऊपर एक संरचना लगी हुई है जिसको तुमने जनरल क्लासों में बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके सुना है, एपिग्लॉटिस। क्या बोला जाएगा? एपिग्लॉटिस। क्या? इसी तरीके से कंठ के बाद में आगे जो नलिका है, मतलब नासाग्रसनी खुल रही है किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। ये वाला भाग कौन सा हो गया? ट्रैकिया। ठीक, चलिए। ट्रैकिया आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, जिनको ट्रैकिया को बोला जाता है श्वास नली। इनके हिंदी नाम याद करो ना करो, इंग्लिश वाले याद रखना, सारा काम हो जाएगा। श्वास नली आगे चलकर विभाजित हो जाती है किसके अंदर? ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ अगर अपन बात करें तो किसकी पहले विभाजित होती है? श्वसनी। वह फिर उनकी भी शाखाएं बन जाती है जिनको बोला जाता है श्वसनिका। श्वसनी व श्वसनिका के अंदर विभाजित हो जाती है। क्लियर? और इन श्वसनिकाओं के साथ में लगी हुई रहती है एल्वियोली या वायुकूपिका। एल्वियोली। ठीक, तो ट्रैकिया, श्वसनी, श्वास नली सब कुछ हो गया। अब ये अपने पास फेफड़े हैं। कौन सा? राइट फेफड़ा, कौन सा? लेफ्ट फेफड़ा। बताओ। हाथ रख के सीने पे देख लो, ये हमारा सीना, हमारा मतलब मेरा, तुम्हारा है अभी कि नहीं पता नहीं। हाँ, राइट लेफ्ट, तो इधर राइट, ये लेफ्ट वाला। ठीक, चलिए। तो कहने का मतलब ये कौन सा है? लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। अपन आगे बात करेंगे फेफड़ों के बारे में। राइट वाला फेफड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट। दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट, दिल, ऐसा वाला। ठीक है, ये हमारा दिल यहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, हार्ट यहां पर प्रेजेंट। ये क्या है? डायफ्राम। तो इतने भाग है। अब इन सभी भागों के बारे में एक एक करके अपन बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लो और बाकी की चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। यार चलिए, अब इन सब को, हाँ, डायग्राम बनाना अब तुम देख रहे हो, धीरे धीरे पढ़ने का तरीका सीख लो। क्या क्या मैं मेरे पढ़ाने के अंदर तुम जितना नोट करोगे उतना तुमको फायदा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब अपने को बात करनी थी मानव श्वसन तंत्र के बारे में, और हमने मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात की है। तो मानव श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से पूरे पथ को अगर अपन लिखना स्टार्ट करें तो उसके अंदर हमको कहां से क्या मिलेगा? इधर देखो, सबसे पहले हमारे पास आया बाह्य नासा द्वार। क्या है? बाह्य नासा द्वार। सही है? एक सेकंड में देख लेता हूँ ये रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं इसको। नासा द्वार। नासा द्वार आगे खुलता है नासा कक्ष के अंदर, और नासा कक्ष का पहला चित्र होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद में इन्होंने लिखा है नासा कक्ष। नासा कक्ष आगे की तरफ खुलेगा नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी आगे की तरफ खुलेगी कंठ। ठीक है, और कंठ के आगे का भाग जाएगा ट्रैकिया। क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया या श्वास नली, उनके हिंदी नाम याद करने हो तो अच्छी बात, नहीं तो इंग्लिश वाले। ट्रैकिया की शाखाएं जो दो शाखाओं में विभाजित होता है तंत्र, उनको नाम दिया जाता है प्राथमिक श्वसनी या केवल श्वसनी बोल सकते हैं। इनको बोला जाएगा ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राथमिक श्वसनी की शाखाओं को अपन बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी की शाखाओं को अपन बोलेंगे तृतीयक श्वसनी।
तृतीयक श्वसनी की शाखाओं को बोलेंगे चतुष्क श्वसनी। नहीं, गिनती नहीं सीख रहे कि आगे चतुर्थ, पंचम, छठम, अथम, सप्तम, अठम नहीं। ठीक है, चलिए तृतीयक श्वसनी की शाखाओं को नाम दिया जाएगा श्वसनिका। क्या बोला जाएगा? श्वसनिका। और कौन सी श्वसनिका? श्वसन श्वसनिका। और छोटी छोटी नलियां बन गई, उनको बोल दिया गया श्वसन श्वसनिका। और श्वसन श्वसनिका से भी और छोटी नली निकलेगी जिनको बोला जाएगा, एक मिनट, फुफ्फुस श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका, फुफ्फुस श्वसनिका, पल्मोनरी ब्रोंकियोल। और फिर इनकी सबसे पतली शाखाओं को बोलेंगे अंतस्थ श्वसनिका। बोलो क्लियर है यहां तक? जी सर, इनसे आगे एकदम क्लियर है। अंतस्थ श्वसनिका से भी कुछ शाखाएं निकलेगी जिनको बोला जाएगा श्वसन श्वसनिका। हाँ, श्वसनी को तो प्राथमिक ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। श्वसनिका को बोला जाएगा ब्रोंकियोल। क्या बोला जाएगा? ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। इसको बोला जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसको बोला जाता है पल्मोनरी ब्रोंकियोल। हमको ध्यान रखना है, श्वसनी ट्रैकिया, श्वास नली को ट्रैकिया, श्वसनी को ब्रोंकाई, श्वसनिका को ब्रोंकियोल। ठीक है, चलिए। तो अब कहीं पे कहीं कोई शब्द लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना कि किसका क्या मतलब है। ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के आगे ब्रोंकियोल। श्वास नली, श्वास नली की शाखाएं श्वसनी, श्वसनी की शाखाएं शाखाएं शाखाएं, और फाइनली पतली शाखाओं को श्वसनिका बोला जाता है। डन। चलिए, अब इस श्वसन श्वसनिका के आगे जुड़ी हुई रहती है कूपिका। ये पूरा का पूरा श्वसन का भाग हो गया। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको हमको ध्यान रखना है। प्राथमिक श्वसनी और उसकी शाखाएं कहां तक? अंतस्थ श्वसनी तक एक संरचना बनाती है जिसको बोला जाता है श्वसन वृक्ष। क्या बोला जाएगा? श्वसन। डायग्राम को देखना और इन सब चीजों के बारे में सोचना, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है श्वसन वृक्ष नहीं, ब्रोंकियल ट्री। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियल ट्री या ब्रोंकियल वृक्ष। ठीक है, जबकि श्वसन श्वसनिका और उसकी शाखाएं कुपिकाओं समेत उसको बोल दिया जाएगा श्वसन वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक, चलिए। तो ब्रोंकियल वृक्ष के अंदर कौन कौन आया? प्राथमिक ब्रोंकाई व उसकी शाखाएं। उसकी शाखाएं कहां तक? अंतस्थ श्वसनिका तक। प्राथमिक ब्रोंकाई और उसकी शाखाएं कहां तक आ जाएगी? अंतस्थ श्वसनिका तक। जबकि श्वसन श्वसनिका व उसकी शाखाएं मिलकर क्या बना लेगी? श्वसन वृक्ष तक, आगे जो भी है वो बना लेगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरे संपूर्ण श्वसन पथ को, जो कहां से स्टार्ट हुआ, नासा द्वार से लेकर कुपिका तक, इसको दो भागों में बांटा जाता है। नासा द्वार से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग, इसको बोला जाता है संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र, क्योंकि ये दो काम करेगा। एक तो वायु का वहन करेगा या वायु का परिवहन, और दूसरा वायु का परिवहन कर रहा है, इसलिए संवहन क्षेत्र। तो वायु का शुद्धिकरण, नम बनाना व शरीर ताप पर लाना, ये दोनों काम किसके हो जाएंगे? संवहन क्षेत्र के। तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा? श्वसन क्षेत्र, संवहन क्षेत्र। दूसरा भाग श्वसन श्वसनिका और उसके आगे का जितना भी भाग है, इनके बीच में बहुत कुछ है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, श्वसन श्वसनिका और उसके आगे का भाग, उसको बोला जाता है विनिमय भाग, ये वाला। ठीक है, जहां पर एक्चुअली क्या होता है? गैसों का विनिमय का कार्य। ठीक है, तो अगर कोई पूछे श्वसन पथ के दो भाग कौन कौन से हैं, तो
तो श्वसन पथ के दो भाग है, ये अपन जो पढ़ा है ये पूरा का पूरा पढ़ा है। श्वसन पथ जो कहां से कहां स्टार्ट होता है, नासा द्वार से लेकर यहां तक आ रहा है, इसके अंदर कितने भाग है, दो भाग होते हैं। डन। चलिए, तो इतना कुछ सब कुछ अगर पता है तो अब इन एक एक भाग के बारे में अपन बात करते जाएंगे। नासा द्वार के बारे में बात करेंगे, नासा कक्ष के बारे में बात करेंगे, ग्रसनी, कंठ, ट्रैकिया, और फिर आगे अपन फेफड़ों, कुपिकाओं के बारे में भी बात करने जाएंगे। ठीक है, तो इतना अगर आता है तो श्वसन, मानव श्वसन तंत्र तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला भाग जो है वो अपने इस लेक्चर के अंदर अपन बात कर रहे होते हैं। एक और चीज, ब्रोंकियल वृक्ष के अंदर सी रिंग, जो अपूर्ण सी रिंग होती है वो उपस्थित होती है। अपूर्ण सी रिंग डायग्राम के अंदर मैंने तुमको बताया है, ट्रैकिया के अंदर उपस्थित है, और ट्रैकिया पढ़ेंगे वहां पे वापस उनका जिक्र होगा। ये उपास्थि से बनी हुई अपूर्ण वलय होती है जो इस पूरे श्वसन वृक्ष को पिचकने से रोकेगी, सॉरी ब्रोंकियल वृक्ष को, जबकि इसके अंदर सी रिंग अनुपस्थित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपटीशन के लिए ध्यान रखते हो तो नोट डाल के नीचे लिख लेना कि ब्रोंकियल वृक्ष के अंदर सी रिंग उपस्थित होती है जो पिचकने से रोकती है, जबकि श्वसन वृक्ष के अंदर सी रिंग उपस्थित नहीं होती है। इस सब को नोट कर लो, फिर आगे का बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन इन सब भागों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला भाग है दैट इज नासा द्वार। और नासा द्वार कितने होते हैं तुमको मालूम है, एक जोड़ी छिद्र। कहां उपस्थित है, मुंह पे। कहां पर है, ऊपरी होठ, अच्छा लिखना है तो ओस्ट के ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान काम। ठीक है, चलिए नासा द्वार। दूसरा अब अपने भाग है, वो इंपॉर्टेंट भाग है नासा कक्ष। ठीक है, जिसको नासा पथ भी बोला जाता है, और इस नासा कक्ष के अंदर 3 भागों में विभाजित होता है ये नासा कक्ष पूरा। तीन भागों में विभाजित। कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में, और फिर उनके अंदर क्या क्या विशेष संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। पहला भाग वेस्टिब्यूल। ठीक है, दूसरा भाग श्वसन भाग या श्वसनीय भाग, रेस्पिरेटरी। ठीक है, और तीसरा जो होता है जिसको बोला जाता है ग्रहण कक्ष, ऑल्फैक्टरी क्षेत्र या घ्राण क्षेत्र भी बोला जाएगा उसको। ठीक है, जो वेस्टिब्यूल क्षेत्र है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, वेस्टिब्यूल क्षेत्र के अंदर उपस्थित है रोम व सेबेसियस ग्रंथियां, रोम व सेबेसियस ग्रंथि। जो रोम और सेबेसियस ग्रंथियां हैं उनका काम क्या है, धूल के कणों को रोकना। किसको रोकना, धूल के कणों को रोकने का काम करेंगे। okay? दूसरा भाग क्या है, श्वसनीय भाग। इसके अंदर एक बहुत अच्छी उपकला है जिसका नाम है PSCCGE उपकला उपस्थित। PSCCGE उपकला उपस्थित होती है। ठीक है, अब इस उपकला के अंदर 2 चीजें हैं। पहली है गॉबलेट कोशिका। गॉबलेट कोशिका जो किसका स्त्रावण करेगी, श्लेष्मा का। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, सीलिया, जिनको बोला जाता है पक्षमाभ। अगेन ये भी काम क्या करेंगे, वही धूल के कारण या फिर कोई सूक्ष्म जीव आ गया है तो श्लेष्मा के अंदर फंस जाएगा, और सीलिया उसको धक्का देते हुए आगे की तरफ पाचन तंत्र के अंदर भेज देंगे और उनको नष्ट कर लिया जाएगा। घ्राण क्षेत्र के अंदर उपकला उपस्थित है जिसका नाम है तंत्रिका संवेदी उपकला।
न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, जो हमको सूंघने का ज्ञान करवाते हो। सूंघने के लिए शब्द यूज किया जाता है घ्राण। क्या किया जाता है? घ्राण। तो घ्राण उपकला भी बोला जाता है, और अच्छा नाम नीडेलियन मेम्ब्रेन, नीडेलियन मेम्ब्रेन या स्नीडेलियन झिल्ली बोला जाता है। ठीक, तो ये हमको किस तरह सूंघने से संबंधित होती है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये नासा कक्ष के अंदर 3 भाग हैं, जिनको वेस्टिब्यूल, दूसरा क्या बोल रहे हैं अपन, श्वसनी भाग, और तीसरा क्या बोल रहे हैं, घ्राण क्षेत्र। इनके अंदर ये चीजें हैं, बहुत आसान आसान सी चीजें। अब नासा कक्ष के अंदर क्या, ये तो सारा वीडियो को पॉज करके नोट करना है हाथों हाथ। ठीक है, अगर पढ़ाई सीरियसली करना है तो नोट करना है। अब आगे कुछ और चीजें हैं, देखो इधर। अब नासा कक्ष के अंदर क्या उपस्थित होती है, 3 अस्थियां या 3 नासा अस्थियां हैं, जिनके नाम है नेजल, मैक्सिला एंड एथेमॉइड। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर से याद रखें इन तीनों अस्थियों के नाम। ठीक है, नेजल, मैक्सिला और एथेमॉइड 3 अस्थियां है। इनमें से जो PSCCGE है, पूरा नाम क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। समझ में आया? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कूट स्तरित स्तंभाकार पक्षमावी ग्रंथिल उपकला। नोट कर लेना, कूट स्तरित स्तंभाकार पक्षमावी ग्रंथिल उपकला। ठीक है, तो नेजल, मैक्सिला, एथेमॉइड उसके अंदर उपस्थित है। अब आगे जो होती है वो किसके ऊपर होती है, मैक्सिला एंड इथेमॉइड पे। किस पे? मैक्सिला और इथेमॉइड पे। जबकि जो संवेदी उपकला है, जो घ्राण उपकला जिसको अपन ने नाम दिया, वो किसके ऊपर होती है, नेजल अस्थि पर। किसके ऊपर होती है, नेजल अस्थि पर उपस्थित। इसका मतलब क्या है, एम का मतलब है मैक्सिला, ई का मतलब क्या है, एथेमॉइड, इनके ऊपर उपस्थित है। तो ये कंपटीशन के काम की चीजें, अपने को तीनों अस्थियों के नाम याद हो गए, बहुत। ठीक है, चलिए अब ये नासा कक्ष के अंदर उभरी हुई संरचनाएं होती है। नासा कक्ष में उभर कर टर्बिनेल बनाती है। सपोज करो ये तुम्हारा नासा कक्ष है, तो इसके अंदर की अस्थियां इस तरीके से उभरी हुई है कहीं पे, तो इससे क्या बन गया है, टर्बिनेल बन गया है। तो नासा कक्ष जो है, जो नासा पथ है, वो कैसा हो जाता है, सर्पिलाकार। कैसा हो जाता है, सर्पिलाकार। सर्पिला होने के कारण, होने की वजह से क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। अतः नासा पथ सर्पिलाकार हो जाता है। हो जाता है और वायु शरीर ताप पर आ जाती है। अगर नासा पथ सर्पिलाकार नहीं होता, लंबा नहीं होता, छोटा होता, सीधी गर्म हवा अंदर जाती, गर्म लगता, ठंडी हवा अंदर जाती, ठंडी। लेकिन अब क्या होता है, नासा पथ इस तरीके से सर्पिलाकार है कि वायु ट्रेवल करती हुई जाएगी, तब तक उसका ताप शरीर के ताप के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें और हैं नासा कक्ष के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उतारते रहना इन सबको, बहुत काम की चीजें बेटा। इतने अच्छे टू द पॉइंट नोट्स नहीं मिलेंगे। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा है जिसमें मैंने बोला है कि
कम समय में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है नीट के प्रिपरेशन करने वालों को। ठीक, तो पहले जो कंपटीशन या जिस लेवल की मुश्किलें आईआईटी के एग्जाम में होती थी, अब वो नीट के अंदर होने लगी है। इसलिए बच्चा पूरे साल भर की मेहनत लगेगी तुमको नीट क्रैक करने में, और अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। नासा कक्ष हो गया तीसरा, नासा ग्रसनी। क्या है? नासा ग्रसनी, इसको बोला जाता है नेजोफेरिंक्स। किस किस का कॉमन भाग है? पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग। श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग, दोनों इसके अंदर खुलते हैं। ठीक, तो जो नासाग्रस्ती वाला भाग है वो आगे किस में खुलता है? कंठ क्षेत्र में खुलता है। और कंठ क्षेत्र में कितने छिद्र है इसके अंदर? 2 छिद्र। 2 छिद्र में से एक का नाम है ग्लोटिस, एक का नाम है गुलेट। क्या नाम है? ग्लोटिस और गुलेट। ग्लोटिस याद करो, एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? एपिग्लोटिस जो होता है वो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। मतलब ग्लोटिस किस में खुलेगा? ग्लोटिस खुलेगा ट्रैकिया में, ठीक है, और गुलेट खुलेगा ग्रास नली में, या जिसको तो अपन बोलते हैं ग्रसिका, पाचन तंत्र का भाग। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रसिका। ग्रसिका आगे चलती है आमाशय में। तो भोजन इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, ग्लोटिस के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए किसके द्वारा आवृत रहता है? एपिग्लोटिस से आवृत, तो अगर क्वेश्चन आए कि एपिग्लोटिस क्या है, तो पहली चीज एपिग्लोटिस क्या है? उपास्थीमय ढक्कन है। उपास्थीमय ढक्कन है जो क्या करेगा? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, आसान, इससे मुश्किल नहीं होना चाहिए बाबूजी। आसान, बहुत आसान है। नासाग्रसनी के अंदर 2 छिद्र है जिसके द्वारा वो क्रमशः पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में खुलती है। छिद्रों का नाम क्या है? ग्लोटिस छिद्र, गुलेट छिद्र। ग्लोटिस है वो ट्रैकिया में, गुलेट है वो ग्रसिका के अंदर खुलेगा। एपिग्लोटिस से आवृत है, उपास्थीमय ढक्कन होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्लियर? नोट कर लीजिए जल्दी से। हटा दें हम इसको? जरूर हटाओ, हमारे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हारे ही फर्क पड़ना चाहिए, मेरे क्या फर्क पड़ता है? अब तो कोचिंग बंद है, ऑनलाइन पढ़ा रहे मजे में। ठीक है, ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे मजा तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो जरूर से उसको ध्यान दो और कोशिश करो ये बातें आगे तक जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए, तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया? नासाग्रसनी पढ़ लिया। अगला भाग कंठ, तीसरा भाग, जिसको और क्या बोला जाता है? लैरिंक्स। ठीक है, ये भी उपास्थि से निर्मित संरचना है। उपास्थि से निर्मित संरचना, ठीक है, और उपास्थि से निर्मित संरचना है तो इसके अंदर कौन कौन सी उपास्थि उपस्थित है वो इंपॉर्टेंट हो जाए। 4 है, याद रखना। थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड एंड सेंटोर्नी की उपास्थि। सेंटोर्नी की उपास्थि,
सेंटोरनी की उपास्थि। इन चारों के नाम याद रखना, ठीक है। चलिए, तुम अगर आरबीएससी की बुक देखोगे तो उन्होंने इसको एपिग्लोटिस लिख दिया है, तो वो उसको तुम ध्यान रख लेना। अदरवाइज ये चार नाम है, थायराइड, क्रिकोइड, एरिटिनॉइड और सेंटोरनी की उपास्थि। अब कंठ क्षेत्र के अंदर क्या विशेष काम क्या है? कंठ को बोला जाता है ध्वनि यंत्र या स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स बोला जाता है। और क्यों बोलते हैं साउंड बॉक्स? क्योंकि ध्वनि उत्पादन में सहायक है। ध्वनि उत्पादन में सहायक, ठीक। चलिए, ध्वनि उत्पादन में सहायक है, ध्वनि स्वर यंत्र का काम कर रही है। नेक्स्ट, अब स्वर यंत्र या ध्वनि उत्पादन क्यों हो रही है? क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है? दो स्वर रज्जु है, दो जोड़ी स्वर, थोड़ा नीचे लिख देते, ठीक है, दो जोड़ी स्वर रज्जु उपस्थित। उसमें से भी अग्र जोड़ी और पश्च जोड़ी। नाम तो आसान है, बायो पढ़ने में हिंदी मीडियम में यही मजा आता है। अग्र पश्च, सरल जटिल, एकाकार द्विलकाकार, ठीक है। अग्र जोड़ी और पश्च जोड़ी, ठीक। अग्र जोड़ी जो है वो ध्वनि उत्पादन में सहायक नहीं होती, सहायक नहीं। तो ये करेगी क्या? पश्च जोड़ी को नम बनाने का काम करती है, पश्च जोड़ी को नम बनाना का काम है। अगली बात, पश्च जोड़ी वो जोड़ी है जो किसमें शामिल होगी? ध्वनि उत्पादन कार्य, ठीक है। तो कभी कभी किसी व्यक्ति की आवाज अगर अचानक से बदल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भूत आ गया, हो सकता है उसके अंदर अग्र जोड़ी से भी थोड़ी सी फटा हुआ स्पीकर आवाज आने लगे, ठीक है। मेरे को मैं ऐसा कहीं साइंस में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी धारणा है, मेरी थ्योरी है। तो तुमको बिलीव करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो हवा में उड़ाना है तो बोल देना सर ने फेंका मारा था, अपन ने एंजॉय कर लिया, बात खत्म। क्लियर? आगे चलो, कंठ या लैरिंक्स उपास्थि निर्मित संरचना, ये सब कंठ के बारे में क्लियर है। उपास्थि से निर्मित संरचना है त्रिभुजाकार, डायग्राम के अंदर ही दिख रहा है। थायराइड, क्रिकोइड, एरिटिनॉइड, सेंटोरनी की उपस्थिति, ध्वनि या स्वर यंत्र बोल रहे हैं, ध्वनि उत्पादन में सहायक है। दो जोड़ी स्वर रज्जु होते हैं, अग्र जोड़ी और पश्च जोड़ी। अग्र जोड़ी से आवाज नहीं आती है, पश्च जोड़ी से आवाज आती है, ठीक है। इससे आवाज नहीं आती तो ये क्या करता है? पश्च जोड़ी को नम बनाए रखता है ताकि आवाज फटे नहीं, अपनी आवाज सुरीली निकले, ठीक है। डाउनलोड क्रैक, हाँ, आसान। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते अपन। जी, अगला ट्रैकिया। ये बेचारा जैसा नाम है इसका सिंपल सा, वैसा ही सीधा लड़का है, ट्रैकिया। ऐसा लगता है अपना कोई दोस्त है, मोतिया। हाँ, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, ठीक है। जो वक्ष गुहा के मध्य भाग में, वक्ष गुहा के मध्य भाग में आकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, विभाजित। और क्या बनाता है? प्राथमिक श्वसनी, ठीक है, जिनको बोला जाता है ब्रोंकाई। वो आगे क्रमशः श्वसनिका का निर्माण, ठीक है, पूरा आगे पूरी तरीके से जाल बन जाता है। और अंततः उनके साथ में कौन जुड़ी रहती है? एल्वियोली जुड़ी रहती है। ट्रैकिया के बारे में एक अच्छी बात है, इसमें कितनी, लगभग 16 से 20 अपूर्ण वलय, वलय बोला जाता है रिंग को, तो सी आकार की वलय होती है, सी रिंग उपस्थित होती है,
उपास्थि से बनी हुई संरचना है जो क्या करेंगे, पिचकने से रोकने का काम। अगर तुमने गुब्बारे में से हवा निकाली हो, भरी तो है ही है, निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, भ्रूम फोड़ा है तुमने, हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो अगर उसमें से हवा निकालते हैं तो वो पूरा एकदम क्या हो जाता है, पिचक जाता है। ऐसे ही अगर हमारे फेफड़ों में से, हमारे ट्रकिया में से सारी हवा निकल जाए तो वो तो पिचक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि सीना बड़ा 56 इंच का था, अचानक से देखा 5.5 इंच का ही रह गया, हाँ ठीक है ऐसा नहीं। तो हवा जो है वो बाहर निकले उस टाइम वही श्वसन के दौरान पिचकने से रोकने का काम किसका है, अपूर्ण वलय उपस्थित होती है। बोर्ड के लिए ये भी इंपॉर्टेंट कि सी रिंग क्या है या सी रिंग का कार्य क्या है। तो सी रिंग क्या है, उपास्थि से बनी हुई अपूर्ण वलय है जो ट्रैकिया को पिचकने से रोकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये काम तो हो गया। अच्छा, अपूर्ण वलय कौन सी सतह पर अपूर्ण है, पृष्ठ सतह पर, ये कंपटीशन के लिए, ठीक है, पृष्ठ सतह पर अपूर्ण होती है। कहने का मतलब अगर ये ट्रैकिया है तो इसके अंदर इस तरीके से लगी हुई, तो सी आकार हो गया, और ये पृष्ठ भाग में कैसी होती है, खुली हुई रहती है। तो ट्रैकिया, सीधा ट्रैकिया के बारे में कोई ज्यादा खास बात है नहीं। इसके बारे में अपन बात करेंगे, कर भी ली है, सपनी सपनिका वगैरह के बारे में पूरा जाल मैंने तुमको समझाया था, वही यहाँ पर आएगा, ठीक। चलिए हटा देते हैं इसको भी, अब आगे अपन बात करते हैं। ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद में वायु कुपिका। अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा कि इस लेक्चर में तो सर केवल जानकारी ही दे रहे, समझा तो रहे ही नहीं। तो बेटा इसके अंदर समझाने के लिए ज्यादा बातें है नहीं। सभी जितने भी तंत्र अपन पढ़ेंगे उन सभी तंत्रों के बारे में एक बात ध्यान रखना, उसके अंदर दो भाग है। एक उस तंत्र की बनावट कि भाई पाचन तंत्र की बनावट कैसी है, परिसंचरण तंत्र की बनावट कैसी है, दूसरा उसकी क्रियाविधि। तो जो क्रियाविधि है उसमें तो समझने वाली बातें हैं, और दूसरा पहला वाला भाग जो बनावट है उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पर वो इंफॉर्मेशन बहुत काम की, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो और इंफॉर्मेशन आसान है, उल्टा इंफॉर्मेशन तो हम रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा नाक, एक जोड़ी नाक है, अच्छा ट्रैकिया, ट्रैकिया अंदर की तरफ पाइप है, अच्छा फेफड़े, दो फेफड़े है, दो जोड़ी नहीं है, दो जोड़ी कहाँ समाएगा अंदर, एक जोड़ी है, ठीक है। एक जोड़ी में दो मोजे आते हैं, एक जोड़ी फेफड़े में दो फेफड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायु कुपिका। तो वायु कुपिका भाई साहब बहुत ही ज्यादा, 30 करोड़ एक फेफड़े के अंदर, कितना, 30 करोड़। अगर इसको और बढ़ा के लिखना है 300 मिलियन, 300 मिलियन इन ईच लंग, हर एक फेफड़े के अंदर 300 मिलियन, वाह, ठीक है। अनियमित आकार की है, अनियमित, जो भित्ति है वो बहुत ही पतली, पतली भित्ति की थैलेनुमा संरचना है, ठीक है। और अत्यधिक संवहनीय होती है, अत्यधिक संवहनीय मतलब इनके अंदर रक्त वाहिनियों का पूरा जाल बना होता है। जाल होगा तभी तो गैसों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। जाल मतलब पूरी नलिका ही फैली हुई है अंदर की तरफ, ठीक है, तो गैसें आसानी से इधर उधर जा पाती है। तो अत्यधिक संवहनीय, तुम लिख सकते हो रक्त केशिकाओं का जाल, जाल फैला हुआ रहता है, ठीक है। अत्यधिक पतली भित्ति थैलेनुमा, लेकिन इसकी जो भित्ति है वो दोहरी परत है, दोहरी परत। और इस दोहरी परत के अंदर कुछ छिद्र होते हैं जिनको बोला जाता है कुहन के छिद्र। क्या बोला जाएगा, कुहन के छिद्र। कुहन के छिद्र किसमें हेल्प करेंगे, गैसों के आदान प्रदान में। दोहरी परत में से एक अंदर एक बाहर, दोनों के बहुत विशेष नाम है, भीतरी परत और
बाहरी परत। वाह भाई साहब क्या नाम दिए। यहां तक याद कर लेना, इससे आगे याद हो तो अच्छी बात है। ये बनी हुई रहती है चिकनी या चपटी उपकला से, स्क्वेमस एपिथेलियम जिसको बोला जाता है। घनाकार, स्तंभाकार, चपटी उपकला होती है। इसी तरह बाहरी परत जो होती है वो बनी हुई रहती है पीले तंतुमय संयोजी उत्तक से। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किससे बनी हुई है। हाँ, ये बाद में तुम धीरे धीरे समझ जाओगे कि जहां पे भी कहीं पे विसरण का काम होना है, कुछ आदान प्रदान होना है, ठीक है, कहीं पे फिल्ट्रेशन का काम होना है, क्योंकि यहाँ पे गैसों का विसरण होगा, इसलिए चपटी उपकला। तो ये किस में शामिल है? गैसों के आदान प्रदान। ठीक है, और इसमें एक्चुअली दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। दो प्रकार की कोशिका, न्यूमोसाइट 1, क्या नाम है? न्यूमोसाइट 1। दूसरी कौन है? न्यूमोसाइट 2। बहुत गहराई में चले गए अपन। कोपिका से स्टार्ट किया था, छिद्र, दरार, फिर न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। आसान है, बस अब कंपटीशन क्रैक करना है। ये फिजियोलॉजी वो पार्ट है जो डेप्थ में जाता है नीट के अंदर, ठीक है। तो न्यूमोसाइट 1 जो है वो तो एक्चुअली किस में काम करेगा? गैसों के आदान प्रदान। न्यूमोसाइट 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। न्यूमोसाइट 2 इज इन्वॉल्व्ड इन न्यूमोसाइट 2 इज इन्वॉल्व्ड इन न्यूमोसाइट 2 किसमें शामिल होता है? इधर देखो, इससे लेसिथिन का स्त्रावण होता है। एक तरह का तेलीय पदार्थ। कैसा है? तेलीय या लिपिड है, जो कुपिका को पिचकने से रोकेगा। कुपिका को पिचकने से रोकता है। ठीक, तो कुपिका के बारे में इतनी सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। आसान है कि पहली संख्या 30 करोड़, हर एक फेफड़े के अंदर 30 करोड़। तो लफड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत सारी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी अपन देखेंगे पूरा नेटवर्क भी, डायग्राम के अंदर तो देख ही लिया है और आगे अपन ने डिस्कस भी किया है। तो है अब अनियमित पतली भित्ति की थैलेनुमा संरचनाएं होती है, जिनकी भित्ति बहुत ज्यादा संवहनीय है, बहुत ज्यादा रक्त वाहिनियां या केशिकाओं का पूरा जाल बना हुआ है। ठीक है, धमनी आय से रक्त आएगा, शिरा से रक्त जाएगा। ठीक है, अगली बात, जो दोहरी परत है उसमें कुहन के छिद्र है जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। भीतरी परत बनी हुई है चपटी उपकला से, बाहरी परत बनी हुई पीले तंतुमय संयोजी उत्तक से। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो जरूर याद रखना कि चपटी उपकला के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं, जिनको बोला जाता है सब न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1 गैसों के आदान प्रदान में, न्यूमोसाइट 2 कुपिका को पिचकने से रोकता है। ये भी ध्यान रखना। न्यूमो वर्ड जनरली किससे संबंधित आएगा? श्वसन तंत्र से। कार्डियो वर्ड किससे संबंधित होता है? कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय तंत्र, परिसंचरण तंत्र संबंधित। रीनल वर्ड, ठीक है, रीनल कहीं रीनल आर्टरी, रीनल वीन, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ये सब किससे संबंधित? किडनी से संबंधित। हिपेटो वर्ड किससे संबंधित होगा? यकृत से संबंधित होगा। ठीक है, सेरिब्रो, सेरिब्रल अपन बोलते हैं, ठीक है, सेरिब्रम वगैरह वो ज्यादातर भाग किससे? मस्तिष्क से संबंधित होगा। तो ये सब कुछ किसके बारे में? कुपिका के बारे में। जल्दी से इसको नोट किया जाए। अगला भाग जो हमारे पास आता है दैट इज फेफड़ा, लंग्स, है ना, फेफड़े या लंग्स। तो फेफड़े या लंग्स के अंदर क्या है? फेफड़ा लंग्स बहुत आसान। पहली चीज कितना जोड़ी है? अभी बोला था मैंने, एक जोड़ी। दो फेफड़े हैं। अब तुम्हारा दिमाग चकराएगा, इधर देखो, टोटल एरिया कितना है? 70 से लेकर 100 वर्ग मीटर। 100 मीटर समझते? 100 मीटर रेस, मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक। और मैदान वो छोटा वाला, बड़ा फुल बड़ा मैदान। तो इतना सारा एरिया है। ये कब निकलेगा? जब सारी एल्वियोली के सतही क्षेत्रफल, सारी वायुकुपिका के सतही क्षेत्रफल को देखा जाए। इतना बड़ा एरिया है, तभी तो सारी की सारी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, समझ रहे हो?
मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड के, ये तो मालूम है ना तुमको, ठीक है, ये तो बताया मैंने तुमको। तो ऑक्सीजन आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीजन आगे की तरफ चली जाती है क्योंकि सतही क्षेत्रफल ही इतना ज्यादा। अब मानव के जो फेफड़े हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली, मानव के फेफड़े जो होते हैं वो ठोस, पूरी तरीके से ठोस नहीं है, किस तरीके के, स्पंजी प्रकृति के, ठीक है, परंतु उनमें कोई केंद्रीय गुहा नहीं होती, केंद्रीय गुहा अनुपस्थित, ठीक है, सेंट्रल कैविटी अनुपस्थित रहती है, ठोस या स्पंजी प्रकृति के होते हैं। सेंट्रल, अब अपने फेफड़े अंदर से खोखले नहीं है, ठीक है, अंदर से होलो नहीं है, ऐसे फेफड़ों को बोला जाएगा संकन लंग्स। क्या बोला जाएगा, संकन लंग्स, ठीक है, गढ़ती फेफड़े भी बोल सकते हैं। अब संकन लंग्स ठोस या स्पंजी केंद्रीय गुहा अनुपस्थित, साथ साथ पेशिया अनुपस्थित है, अतः स्वयं फेफड़े अपनी मर्जी से संकुचन या शिथिलन नहीं होती, या शिथिलन क्षमता नहीं होती। मतलब तुम्हारे ऊपर, अगर फेफड़ों में तुम हवा भरोगे तो फेफड़े फूल जाएंगे, अगर फेफड़ों में से हवा निकालोगे, दबाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप, हमारे शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि फेफड़े कब फूलेंगे, कब संकुचित होंगे, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे व्यवस्था ही ऐसी क्यों है कि अगर चारों तरफ दाब कम होगा तो फेफड़े फूल जाएंगे, अगर चारों तरफ दाब बढ़ेगा फेफड़ों के आसपास तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, थोड़े से दबेंगे या फिर संकुचित होंगे ताकि हवा बाहर चली जाए। तो फेफड़ों में खुद के अंदर कोई मांसपेशियां नहीं है, संकुचन शिथिलन की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, ठीक है, किससे आवृत होती है, प्लूरल झिल्ली, प्लूरल वर्ड भी श्वसन तंत्र से संबंधित, से आवृत होते हैं। और ये भी कैसी होती है, दोहरी झिल्ली होती है, एक होता है परिधीय, एक होता है आंतरांगी, ठीक है। तो दोहरी झिल्ली से आवृत है, दोनों झिल्ली के मध्य भरा हुआ है एक द्रव, प्लूरल द्रव उपस्थित, फुफ्फुसीय द्रव उपस्थित होता है जो घर्षण कम करने का काम करता है। ठीक है, इस बात को ऐसे समझो कि सपोज करो ये तुम्हारा फेफड़ा है, तो इसके चारों तरफ डायग्राम में भी देखना अपन ने ऐसा बनाया है, तो ये दोहरी आवरण हो गया, तो इसके अंदर तो फेफड़े हैं सारा कुछ। अब इसके अंदर भरा हुआ है द्रव, तो अगर फेफड़ा खुलेगा या संकुचित होगा तो उस टाइम दोनों झिल्लियों के मध्य अगर द्रव नहीं होगा तो क्या होगा, घर्षण होगा, लेकिन ये घर्षण को कम करने का काम करेगा। लेकिन कभी कभी संक्रमण के कारण इसके अंदर कोई संक्रमण हो जाए तो द्रव का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फेफड़ा पूरी तरीके से फैल नहीं पाएगा, तो क्या होने लगेगी, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई। और जब सांस लेने में कठिनाई होगी तो उसको रोग को नाम दिया जाता है डिस्पनिया। क्या बोला जाएगा, डिस्पनिया, या जिसको बोला जाता है प्लूरेसी विकार। ठीक है, तो ये ऐसा चीज हो सकता है। तो ये फेफड़ों के बारे में। हाँ, फेफड़े अगर अपन देखें, फेफड़ों में एक्चुअली फेफड़े बने हुए किससे हैं, तो फेफड़े अपन बने हुए किससे हैं, फेफड़े सिंपली जो श्वसनी है, ट्रैकिया की शाखा है, श्वसनी की शाखा जिसको बोल रहे हैं श्वसनिका, और श्वसनिकाओं के साथ में जुड़ी हुई है कुपिका। इन सब का नेटवर्क जो है या
तो उसका जो जाल है उन्हीं से मिलकर किसका निर्माण होता है, फेफड़े। तो फेफड़े कोई अलग से संरचना नहीं है, बल्कि वो जो आगे चलकर विभाजित होती जा रही है, डायग्राम के अंदर तुमको पूरा जो जाल दिख रहा है वही फेफड़ा है, और उसके ऊपर क्या उपस्थित है, झिल्लियां उपस्थित है। तो वो जो तुमने देखा है कि इतना टार बीमार बनाने के लिए ऐसी कोई संरचना नहीं होती है। मूवी स्टार्ट होती है उस टाइम देखा है, इस शहर को ये हुआ क्या, क्यों हर तरफ है धुआं धुआं, ठीक है, कविता बोल दी। हाँ, तो वो इस तरीके का चीज जो दिखाते हैं वैसा कोई फेफड़ा नहीं है, पर ये इस तरीके का जाल बना हुआ चारों तरफ अपन वो समझाने के लिए, ठीक है। तुम वीडियो देखोगे यूट्यूब पे वगैरह तो तुमको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन या एनिमेशन वीडियो दिखेंगे। जरूरी नहीं है कि वो शरीर में ऐसे का ऐसे काम कर रहा है, पर समझने के लिए इस तरीके की चीजें दिखाते हैं। तो वो कोई इतना गलत नहीं है, पर फिर भी ये सारी चीजें किसके बारे में, फेफड़ों के बारे में। नोट करो जल्दी से। तो हम बात कर रहे थे फेफड़ों के बारे में, और हमने बोला है कि एक जोड़ी फेफड़े है। एक जोड़ी में दो फेफड़े, राइट लंग और लेफ्ट लंग। मैंने तुमको डायग्राम के टाइम ही बता दिया था कि इधर वाला लेफ्ट लंग है, इधर वाला राइट लंग है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली बड़ा है, 675 ग्राम इसका भार है, लार्ज। ये कंपैरेटिवली छोटा, 525 ग्राम भार है, स्मॉल, ठीक है। इसके अंदर 3 पालियां है, 3 पालियों में विभाजित, जबकि ये 2 पालियों में विभाजित, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये हमारे फेफड़े, अब मैं बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूं, बोलना मत आ रहा है सर ऐसा कैसे फेफड़े बना दिए, कोरोना से संक्रमित फेफड़े नहीं है ये, ठीक है। तो इसके अंदर 3 इस तरीके से 3 पालियां, जबकि इसके अंदर केवल 2 ही पालियां है, ठीक है। इसको बोला जाएगा ऊपरी पाली या अग्र पाली, इसको बोला जाएगा पश्च पाली, इसको बोला जाएगा मध्य पाली। ले लिख लेते, अग्र पाली, पश्च पाली और मध्य पाली। तो वैसा भी इसको क्या बोलोगे, ऊपरी पाली, निचली पाली, बाई अग्रपाली, वाह, बाई अग्रपाली, इसको दाई अग्रपाली नहीं बे है तो बाई साइड में ही, बाई पश्च पाली, ठीक है। तो आसान है, 3 पाली 2 पालियों में विभाजित, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको भी इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यहां से ये समझ लो कि तुम्हारा परिसंचरण तंत्र स्टार्ट हो रहा है। यहां सॉरी परिसंचरण तंत्र क्या, सॉरी लग रहा होगा सर किस नशे में बात कर रहे हैं, कोई नशा नहीं है भाई साहब, शाम के टाइम तुमको पढ़ा रहा हूं और मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि कितना जल्दी बाहर जाके मेरे बेटे को लेके जाऊं बाहर कहीं पे। जीवन में यही एक आनंद है, बाकी काम तो पूरी जिंदगी करना ही है। मुझे तुमको बोलते हैं 10वीं पास कर लो उसके बाद ऐसी ऐसे, 12वीं में पढ़ाई कर लो उसके बाद ऐसी ऐसे, पता नहीं नौकरी लगने के बाद ऐसी ऐसी, ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूं। तो तुम नौकरी लगने तक मेहनत करो, उसके बाद आगे की मेहनत तुम देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया, क्या फेफड़ा पढ़ लिया। अब आगे इंपॉर्टेंट बात, जिसको बोला जाता है वक्ष गुहा, इसको बोला जाता है थोरेसिक चैम्बर, वक्षीय कक्ष भी बोल सकते हैं इसको, वक्षीय कक्ष, ठीक है। तो हमारे जो फेफड़े हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया पूरे एक कक्ष बनाकर। हाँ, एक बात और, अगर ये आदमी है तो इसके सिर भाग, उसके बाद कौन सा आता है वक्ष भाग, उसके बाद कौन सा आता है उदर भाग, ठीक है। तो सिर, वक्ष और उदर, समझ में आया। उदर मतलब पेट, संस्कृत पढ़ा इतना। तो यहाँ पे क्या है डायफ्राम, इसी डायफ्राम की वजह से ऊपर वाला क्या हो जाता है वक्ष भाग, वक्ष मतलब छाती, सीना, ठीक है। और इधर की तरफ क्या हो जाता है उदर भाग होता है। अब आगे चलते हैं अपन,
कि वक्ष गुहा के अंदर तो फेफड़ों को वक्ष गुहा में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और चारों तरफ क्या है, पसलियों का पसलियां उपस्थित है और उनसे ऐसा लगता है पिंजरा बन गया है, जिनको बोला जाता है पशु का पिंजर। क्या बोला जाएगा, पशु का पिंजर, रिब केज। पसली को बोला जाता है रिब, पिंजर को बोल दिया केज। ठीक है, पिंजरा, पशु का पिंजर। उनके चारों तरफ इस तरीके से, तुमने भी देखा है ना फेफड़े हमारे किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। तो अब देखो, समझ, और मैं मेरी बॉडी के अंदर बात करूं तो इस वक्ष गुहा के ऊपरी भाग में या पृष्ठ भाग में क्या है, पृष्ठ भाग समझ में आता है तुमको भाई साहब? नहीं समझ में आता है तो इस जानवर को पहले पहचानो। कुत्ता नहीं, अब गाय। चार टांग। ठीक है, ये जो पीठ होती है इसको बोला जाता है पृष्ठ भाग। जिस तरफ पेट होता है उसको बोला जाता है अधर भाग। ठीक है, साइड वाले दोनों तरफ, लेटरल पार्ट या पार्श्व भाग। इसको कंफ्यूज मत होना, आगे इंग्लिश में पढ़ोगे। पृष्ठ भाग को बोला जाता है एंटीरियर, अधर को बोला जाता है पोस्टीरियर, पार्श्व को बोला जाता है लेटरल। जिस तरफ सिर या मुंह होता है उसको बोला जाता है अग्र भाग, एंटीरियर। और जिस तरफ पूंछ होती है उसको बोला जाता है इसको बोला जाता है डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर और पश्च भाग या पोस्टीरियर। अब पश्च भाग के अंदर यहां से पूंछ हटा देते, पश्च भाग को अच्छा नहीं लग रहा हो मेरे सामने, क्या रख दिया तुमने? हाँ हाँ ठीक, पृष्ठ भाग। चलो तुम्हारे खातिर इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, चलो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर ले लो। डॉर्सल, वेंट्रल, पार्श्व भाग बोला जाता है लेटरल, अग्र भाग बोला जाता है एंटीरियर, पश्च भाग बोला जाता है पोस्टीरियर। डोर्सल या पृष्ठ भाग किसको बोलेंगे, ये देखो। डोर्सल या पृष्ठ भाग के अंदर क्या उपस्थित है, हमारे क्या उपस्थित है, रीढ़ की हड्डी। इसको क्या बोला जाता है, कशेरुक दंड। ठीक है, और कशेरुक दंड के साथ साथ थोड़ा सा भाग किससे आवृत है, पसलियां। अदर भाग में इस तरफ क्या है, पसलियां है, और एक पसलियां जिस अस्थि के साथ में जुड़ी रहती है, सेंट्रल में भाग है जिसका नाम है स्टर्नम, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उरोस्ती। उर्वशी नहीं, उरोस्ती। ठीक है, तो स्टर्नम और पसलियां। पार्श्व भाग में केवल और केवल क्या है, पसलियां। पश्च भाग में नीचे की तरफ क्या है, डायफ्राम। और अग्र भाग में एक अस्थि है, गले की अस्थि, जिसका नाम है क्लेविकल अस्थि। ठीक है, तो इनसे मिलकर पूरा का पूरा क्या बन जाता है, वक्ष गुहा। और साथ साथ व्यवस्था इस तरीके से कर दी गई है, वापस देखो, ये आदमी के फेफड़े और ये आदमी की वक्ष गुहा। ठीक है, यहां पर फेफड़ा, यहां पर अध। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से व्यवस्था कर दी, इधर की तरफ पसलियां। व्यवस्था कुछ इस तरीके से कर दी है कि अगर वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फुफ्फुस गुहा या फेफड़ों की गुहा का आयतन भी तो कम होगा। बात समझ में आ रही? कि अगर इसका वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो इस अंदर वाले भाग का भी आयतन बढ़ेगा। फूल सकते हैं, यही हमारे गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। ठीक है, तो इधर देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिख रहा हूं कि वक्ष गुहा के आयतन में होने वाला परिवर्तन फुफ्फुस गुहा में या फुफ्फुस आयतन में परिवर्तन लाता है।
ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चों, अगर कहीं पे ऐसा सेंटेंस दिखे तो उसको सही मानना है, वो सही है, क्योंकि अगर पक्ष गुहा के आयतन में फर्क पड़ रहा है तो फेफड़ों के आसपास का जो क्षेत्र है जिसको बोल रहे फुफ्फुस गुहा, उसके अंदर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तभी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला? सब क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए हटा दो उसको, मैं जरूर से अच्छे से याद करना, यहां तक तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। एक डायफ्राम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, नोट करो जल्दी से। जी हाँ, अगला भाग देवी और सज्जनों, आपके सामने जादूगर रैम्बो मैं नहीं है जादूगर, मैंने अपने जीवन में कभी कोई जादू नहीं किया है। एक बार मेरे साथ कोई जादू कर दिया था, वो हमारे स्कूल में आया था एक जादूगर, मेरे हाथ में फूल पकड़ाया था, फिर बोलता है आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो? मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं अगर ये भाई साहब सच बोल रहे हैं तो फूल गायब हो जाएगा। बताओ क्या हुआ? फूल गायब हो चुका था और उसकी जगह पे दूसरा फूल आ गया, पिंक से सीधा वाइट हो गया, ठीक है। चलिए, मेरे को नहीं मालूम इंटेलिजेंट है कि नहीं हम, तुम बता देना यार, ठीक है। चलिए, तो डायफ्राम पेशीय संरचना है। डायफ्राम कैसी संरचना है? पेशीय संरचना। और किस तरीके की पेशियां है? अरीय पेशियां, रेडियल मसल्स, जो परिधीय भाग से तो निकलती है और केंद्रीय भाग में की तरफ प्रवेश करती है, ठीक है। अरीय पेशियां उपस्थित है, संकुचन के कारण डायफ्राम फ्लैट होता है, कारण डायफ्राम फ्लैट होता है, ठीक। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये केवल और केवल मैमल्स या स्तनधारी और स्तनधारी से थोड़े से कम विकसित क्रोकोडाइल, मगरमच्छ में उपस्थित, केवल स्तनधारी व मगरमच्छ में उपस्थित है। और तीसरी बात क्या है कि डायफ्राम जो है वो 3 संरचना डायफ्राम को भेदती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी जो पाचन तंत्र की कौन सी भाग? ग्रसिका या ग्रास नली जिसको बोलते हैं वो। दूसरा हमारी महाधमनी जो हृदय से निकलती है, और तीसरी पश्च महाशिरा जो हृदय को वापस आती है। 3 संरचना डायफ्राम को भेदने का काम करती है, ठीक है। तो डायफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। और जब फ्लैट होगा, संकुचन के कारण कैसा होता है? फ्लैट होता है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, उससे हमको अंतःश्वसन में मदद मिलती है। तो आज की क्लास देवियों और सज्जनों यहीं पर अपन खत्म करते हैं, ठीक है। सज्जन पुरुष बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, समय कम है, सफर लंबा है, ठीक है। हैप्पी जर्नी, बाय बाय, गुड नाइट। रजाई में घुस के नहीं सोना है, पढ़ाई करना है।